वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज आप लोगों के लिए आने बाकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज भी हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। इसके अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, ग्लोबल सिनेरियो के साथ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का लेसन। सबसे पहले हम जानेंगे सोशल कंडीशंस के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत पुअरली डेवलप्ड हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास शॉर्टेज है लोगों की, जो साइंटिस्ट नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है, स्किल्स की वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ठीक है, तो वो जो टेम्पररी जो हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है, यानी कि जो लोग वहाँ पे स्किल वर्कर्स हों, तो उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं बाकी कंट्रीज से जो जहाँ पे डेवलप्ड है। ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ से हम थोड़े से एम्प्लॉयज़ मंगवा सकते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोकल वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से वर्क करें। ठीक है, द ट्रेनिंग मल्टीप्लायर इफेक्ट्स is in action by which the skilled people developed others, and these trained local become the nucleus for developing still more people. अब वो क्या कह रहा है कि जो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं पीपल, जिस कंट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं उसके अंदर जो ऑलरेडी मौजूद हैं वर्कर्स, हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि जो लोकल ट्रेनर्स हैं वो बाकियों को भी ट्रेन कर सके और वहाँ पे क्या है प्रोसेस अच्छा हो सके, बाकी लोग भी और बेहतर तरीके से वर्क कर पाएँ। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल कंडीशंस की। पॉलिटिकल कंडीशन के अंदर क्या है, दैट हैव अ सिग्निफिकेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंक्लूड इंस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब है, इंस्टेबिलिटी यानी कि एक टिकाऊ गवर्नमेंट नहीं रहती है। जैसे इंडिया के अंदर भी है, हर 5 साल के बाद क्या होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि चेंज हो, लेकिन मोस्टली क्या है, इलेक्शंस होते हैं दोबारा तो चेंज होने की चांसेस रहते हैं। ठीक है, नेशनलिस्टिक drive and subordinate of the employers and labor to an authoritarian state. When the government is unstable, organizations become conscious about further investment. जब गवर्नमेंट जो होती है वो अनस्टेबल होती है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं ये सोचने पे कि जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स जो उन्हें करनी है वो किस तरीके से करें। जो आपने देखा होगा कि टैक्स सिस्टम आता है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी सबकी नज़र रहती है। जो बजट पास होता है उसके ऊपर सबकी नज़र रहती है कि इस बार क्या होने वाला है। तो वो क्या है, हर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, डिपेंड करता है। This organizational stability leaves workers insecure and cause them to be passive and low in initiative. अब क्या इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी इनस्टेबल होती हैं। ठीक है, वर्कर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं और वो पैसिव इनिशिएटिव में चले जाते हैं, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है उसी के पीछे पीछे अपने चला रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, इन सम नेशंस ऑर्गेनाइज्ड लेबर इज मोस्टली एन आर्म ऑफ द अथॉरिटेरियन स्टेट एंड इन सम अदर नेशंस लेबर इज समवॉट इंडिपेंडेंट। अब कुछ नेशंस की अगर हम बात करें तो जो लेबर होती है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, और जो सारी अथॉरिटी होती है वो स्टेट के पास होती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिसके अंदर जो लेबर होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब वो अपनी मर्जी से काम कर सकती है। In some nations, state tends to be involved in collective bargaining and other practices affecting laborers. और कुछ nations के अंदर क्या होता है, जो states होती हैं वो इन्वॉल्व होती है बार्गेनिंग के अंदर। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी कि कुछ फ़ायदा तुम्हारा कुछ फ़ायदा हमारा, जो साथ में है वो साथ में बार्गेनिंग जो हमारी चलती है। ठीक है, और जो कि वर्कर्स की हित में हो उसमें वो बात करते हैं। इन सम नेशंस फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ले ऑफ आर रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, बट इन सम अदर कंट्रीज वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज परमिटेड। अब क्या है, यहाँ पे जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है कि कुछ नेशंस के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय ले ऑफ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है बाय लॉ, बट कुछ कंट्रीज के अंदर क्या है, वर्कर्स को परमिशन है कि वो मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इकोनॉमिक
कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर क्या है, द डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन कंट्रीज इन्फ्लुएंस द इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। अब क्या है, जो डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस होते हैं उसके बेसिस पे क्या होता है, कंट्रीज जो है एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं, वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, वो तो ईजिली क्या है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकती है, ईजिली उसको परचेज कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ऐसा नहीं कर सकती हैं, उन्हें तो सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। These limiting conditions cannot be changed rapidly because they are too well established and woven into the whole social fabric of a nation. और वो क्या कह रहे हैं कि ये जो कंडीशंस हैं वो इतनी जल्दी जल्दी तो चेंज नहीं हो सकती हैं, ये क्योंकि क्या है अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, तो इस इन चीज़ों को क्या है समय लगेगा, टाइम लगेगा। जैसे इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, लेकिन अमेरिका क्या है, वो डेवलप्ड कंट्री है, तो वो क्या है ईजिली जो है एक हाई एडवांस टेक्नोलॉजी को ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं, ईजिली बाय कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ क्या है, अगर हम इंडिया में लाना चाहें तो हमें थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैनेजिंग एन इंटरनेशनल वर्क फोर्स। अब क्या कर रहे हैं हम, इंटरनेशनल वर्क फोर्स को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं वो देखते हैं। Whenever an organization expands its operation to other countries, it tends to become multicultural and will then face the challenge of blending various cultures together. जब भी कोई organization जो है एक्सपेंड करती है, ठीक है, किसी और कंट्री के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, उन्हें मल्टी कल्चरल जो चैलेंजेस होते हैं वो फेस करने पड़ते हैं, अलग अलग कल्चर्स के साथ उन्हें डील करना पड़ता है। द मैनेजरियल पर्सनल एंटरिंग अनदर नेशन नीड टू एडजस्ट देयर लीडरशिप स्टाइल, कम्युनिकेशन पैटर्न एंड अदर प्रैक्टिसेस टू फिट देयर होस्ट कंट्री। अब क्या कह रहे हैं कि जो मैनेजरियल है, यहाँ पे जो मैनेजर जा रहा है दूसरी कंट्री के अंदर, होस्ट कंट्री के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या क्या मैनेज करने की ज़रूरत है, उसकी लीडरशिप स्टाइल्स, वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, और किस तरीके से वो काम करता है, वो सारी चीज़ें क्या है होस्ट कंट्री के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम होस्ट कंट्री क्या होता है, होस्ट कंट्री का मतलब होता है जिस कंट्री के अंदर आप वर्क कर रहे हो, आपकी पेरेंट कंट्री के अलावा, ठीक है, जैसे कि हमारी पेरेंट कंट्री क्या है, इंडिया, ठीक है, लेकिन मैं क्या हूँ, जैसे कि मैं भी आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो ये ऑनलाइन क्या है, अगर मैं कहीं और से पढ़ाती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेरिका से आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मेरी होस्ट कंट्री क्या बन जाएगी, अमेरिका, ठीक है, क्योंकि मेरी सारी फंक्शनिंग जो है, मेरी सारी वर्किंग जो है वहाँ से हो रही है, ठीक है। Their role is to provide a fusion of culture in which employees from both countries adjust to the new situation of seeking greater productivity for the benefit of both the organization and the people of the country in which it operates. अब वो क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, दोनों कंट्रीज़ का फ्यूजन हम लोग कर रहे हैं, दोनों एम्प्लॉयज़ को हम मिला रहे हैं, दोनों कंट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ को हम एक ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करनी चाहिए जिसके अंदर क्या है, वो एक जैसा महसूस करें, उन्हें कोई डिफरेंस ना लगे, ठीक है, जिससे क्या हो कि जो प्रोडक्टिविटी है हमारी वो इंक्रीज़ हो और जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से ग्रो कर सकें, और जो उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको भी कुछ हेजिटेशन ना रहे, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप क्या होता है, चलो मैं इसके बारे में भी आपको आगे बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं, बैरियर्स क्या क्या आते हैं, वही टॉपिक आ गया जो मैं अभी आपसे बात करना चाह रही थी, ठीक है। One country of manager and other employees who come into a host country tend to um, exhibit a variety of behavior and somewhat see situation around them from their own perspective. अब वो क्या कह रहा है कि जब भी कोई मैनेजर या फिर कोई भी एम्प्लॉय जो है एक होस्ट कंट्री से, सॉरी, एक पेरेंटल कंट्री से होस्ट कंट्री के अंदर जाता है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे बिहेवियर जो होते हैं वो अलग होते हैं। वो क्या है, हर सिचुएशन को क्या है अपने पर्सपेक्टिव से देखेगा, अपने नज़रिए से देखेगा, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डिफरेंसेस होते हैं दो कल्चर्स के बीच में, आपके और सामने वाले के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं पैरोक्रिल, ठीक है, पैरोक्रिल, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं एक विलेज को एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली के साथ अगर मैं कोई भी विलेज अटैच कर दूं, ठीक है, अगर हम उन दोनों को देखें तो
थिंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? कि जो विलेज की कोई भी लेडी रहेगी, वो क्या रहेगी, फुल्ली कवर्ड रहेगी, सर पे हो सकता है घूंघट हो उनके, लेकिन जो मेट्रो सिटीज़ की गर्ल्स रहेंगी या लेडीज़ रहेंगी, वो इतनी ज़्यादा क्या है, इंडियन कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर, इंडियन कल्चर नहीं इन द सेंस कि वो इतनी ज़्यादा घूंघट लेकर नहीं रहेंगी, फुल्ली कवर्ड उस ढंग से नहीं रहेंगी, ठीक है? मतलब कपड़े खैर उन्होंने भी पहने ही होंगे, लेकिन वो उतनी ज़्यादा कवर्ड वे में नहीं होंगी, ठीक है? अनदर कैटेगरी कॉल्ड individualistic who place greatest emphasis on their personal needs and welfare. They are more concerned about themselves than other in host country. अब एक और कैटेगरी आती है इसके अंदर, वो क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो है एम्फेसिस जो है वो पर्सनल नीड को दिया जाता है, खुद की वेलफेयर को दिया जाता है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो अदर कंट्री है, जो होस्ट कंट्री है, वो कैसे वर्क कर रही है, ठीक है? अनदर पोटेंशियल बैरियर टू ईज़ी एडैप्शन टू अनदर कल्चर अकर्स व्हेन द पीपल आर predisposed to believe that their homeland conditions are the best. This predisposition is known as the self-reference criterion of एंथोसेंट्रिज्म। अब वो क्या कह रहा है, एक और बैरियर जो हमें देखने के लिए मिलता है वो क्या होता है कि काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उन्हें लगता है कि जहाँ हम वर्क कर रहे हैं, जो हमारी होम लैंड है, ठीक है, इंडिया के अंदर जैसे काफ़ी सारे वर्कर्स होंगे, वो क्या कहेंगे कि हमारी कंट्री बेस्ट है, यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ें होती हैं, और वो जो दूसरी कंट्री के अंदर जो वो गए हैं उसको वो अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या है, जहाँ पे वो पहले काम कर रहे थे वो बहुत अच्छा था। तो ये चीज़ क्या होती है, ये आप खुद से क्या है अपने माइंड में बिठा के रखते हैं कि जहाँ मैं काम कर रहा था वो बेस्ट था। तो इसे हम क्या कहते हैं, इन इंथ्रोसेंट्रिज्म, ठीक है? जहाँ पे आपकी पेरेंटल कंट्री है, जहाँ पे आप पहले से वर्क करते हैं, जहाँ से आप गए हैं, ठीक है, उसको हम इंथ्रोसेंट्रिज्म बोलते हैं, ठीक है? This feeling interferes with the understanding human behavior in other cultures and obtaining productive from local employees. इससे क्या होता है कि हम हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा जो कल्चर होता है, वो अडॉप्ट नहीं कर पाता लोकल एम्प्लॉयज़ को, जो वहाँ की वर्किंग है, वहाँ की जो तौर तरीके हैं, उनको हम अडॉप्ट ही नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल डिस्टेंस। कल्चरल डिस्टेंस के अंदर क्या है, to decide the amount of adaptation that may be required when personnel moves to another country, it is helpful to understand the cultural distance between the two countries. Cultural distance is the amount of distance between any two social system. Whatever the amount of cultural distance, it does affect the response of all persons to business. अब कल्चरल डिस्टेंस का क्या मतलब है, कल्चरल डिस्टेंस सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है। दो कंट्रीज़ के बीच में जो कल्चरल डिस्टेंस होता है उसे हम कल्चरल डिस्टेंस बुला रहे हैं। कल्चरल डिस्टेंस क्या है, कल्चरल डिस्टेंस इन द सेंस कि आप किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को समझते हैं, वो आपके इधर कल्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है? जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो आपने क्वीन मूवी देखी होगी जिसमें कंगना रनौत थी, ठीक है? तो उसके अंदर कल्चरल डिफरेंस क्या था कि जहाँ पे इंडिया के अंदर जहाँ पे वो रह रही थी, ठीक है? वहाँ पे क्या था, वो बंदिश के अंदर रह रही थी, जहाँ वो जाती थी उनका ब्रदर उनके साथ जाता था, ठीक है? तो लोग क्या थे, लोग हेल्पफुल थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन जब वो न्यूयॉर्क गई हैं तो वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे वो सारा कुछ खुद ही मैनेज कर रही हैं, खुद ही लोगों के पास जा जा के मिल रही हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है? तो वहाँ पे वो खुद मैनेज कर रही हैं सब कुछ। तो यहाँ पे क्या है, जो कल्चरल डिस्टेंस है आप वहाँ से जो है ऑटोमेटिकली इन्फर कर सकते हैं। वो क्या था, वो कल्चरल डिस्टेंस ही था हमारा, ठीक है? The manager's job require employees to be adaptable enough to integrate the interests of the two or more cultures involved. अब मैनेजर्स का यहाँ पे क्या जॉब आ जाता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, इतना अच्छा उनको अडेप्टेबल बनाएं कि वो जो दूसरी कल्चर है उसको अडॉप्ट कर सकें, इंटरेस्ट लें उसके अंदर और उसको जानने की कोशिश करें, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरल शॉक।
कल्चरल शॉक के अंदर क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, जो दूसरी कंट्रीज़ में जाके वर्क करते हैं, मोस्टली ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। वहाँ पे वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं, डिसओबिनिएशन फील करते हैं, ओरिएंटेशन, ठीक है, जिससे जो क्यों होती है, डिफरेंट कल्चर की वजह से होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया क्वीन मूवी का, ठीक है, तो वो वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम गई थी तो उसे आपने देखा होगा कितनी इनसिक्योर थी, उसको कितना डर लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं कैसे एडजस्ट करूँगी, और इमोशनली वो काफ़ी अपसेट थी, 2 दिन से शायद वो निकली भी नहीं थी अपने होटल से बाहर। तो वो सारी चीज़ें क्यों थी? वो कल्चरल शॉक था, ठीक है। तो ये क्यों होता है, उसके थोड़े बहुत मैंने नीचे आपको एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट है डिफरेंट मैनेजमेंट फिलॉसफीज, अलग मैनेजमेंट फिलॉसफीज होती हैं, जाहिर सी बात है आप जिस कंट्री के अंदर काम करने जा रहे हैं वहाँ की फिलॉसफीज अलग होंगी। न्यू लैंग्वेज होती है, इंडिया के अंदर जैसे कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, और उसके अलावा हम डिफरेंट लैंग्वेजेस भी सीख लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग जर्मन लेते हैं, फ्रेंच लेते हैं, स्पेनिश सीखते हैं। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस जो हैं हम सीखते हैं, क्यों? ताकि जब हम दूसरी कंट्री के अंदर जाएं तो हम ईजिली क्या है कम्युनिकेट कर सकें और उनको समझ सकें। तो इसलिए क्या है, जो जब भी हमें न्यू लैंग्वेज लर्न करनी पड़ती है, कोई लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है, मान लीजिए कि मैं हूँ, मुझे इंग्लिश और हिंदी आती है, लेकिन मेरे साथ कोई वर्क कर रहा है, वो तमिल में, आपस में दो लोग क्या है तमिल में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो मुझे कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी फ़ील होगी, मुझे लगेगा कि शायद मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, या फिर ये लोग जानबूझ के ऐसे बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप क्या है, अपने आप को उनसे अलग महसूस करेंगे, ठीक है? तो ये इस वजह से कल्चरल शॉक भी आ जाता है। अल्टरनेटिव फूड, ड्रेस, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब खाने का तरीका, तौर तरीका अलग होता है। काफ़ी लोग होते हैं जो सिर्फ वेज पसंद करते हैं, कुछ नॉन वेज पसंद करते हैं। अब अगर हम चाइना के अंदर देखें तो वो लोग तो सब कुछ खा लेते हैं, मतलब वो छिपकली, मतलब कुछ भी खा लेते हैं, उनको कुछ भी आप दे दो तो वो खा लेते हैं, ह्यूमंस को छोड़ के वो सब कुछ खा लेते हैं, ठीक है। एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। अब हर किसी का काम करने का तरीका अलग है, कोई लोग क्या है मोटिवेट होते हैं पैसों से, कुछ लोग मोटिवेट होते हैं रिकॉग्निशन से, ठीक है, तो वो चीज़ भी डिपेंड करती है। सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स। अब यहाँ पे आप क्या नाम काम कर रहे हो तो क्या है, आप अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, कोलीग से मिलते रहते हो, लेकिन जब आप यहाँ से कहीं और जाके शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, मतलब आपको भेजा जा रहा है कुछ काम के लिए, तो वहाँ पे क्या रहता है, फैमिली तो आपके पास-पास नहीं रहेगी, सिर्फ़ आपको भेजा गया है दूसरी जगह काम करने के लिए, ठीक है? आपकी फ्रेंड्स जो हैं वो भी आपके पैरेंटल कंट्री के अंदर ही रहेंगे। तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, अटैचमेंट जो होती है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब होती है। यूनिक करेंसी सिस्टम होता है, जैसे कि मैं फिर से आपको वही एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ क्वीन का, तो उसके अंदर क्या है, इनफैक्ट अगर आप एक और मूवी थी अक्षय कुमार की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, सिंगी स्कीम नहीं, सिंगी स्कीम के बाद उन्होंने जो बनाई थी, उसके अंदर भी क्या था, उन्हें करेंसी सिस्टम नहीं पता था कि कौन सी करेंसी कैसी है, तो वो कैसे पैसे दे रहे हैं कि ऐसे ही आप उठा लो, ठीक है। और जो कंगना रनौत थी क्वीन के अंदर, उन्हें भी वहाँ की करेंसी का सिस्टम नहीं पता था, तो वो भी क्या है, एकदम से घबरा गई और करेंसी सारी उनकी वैसे ही मिक्स हो गई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब है कि हम ये जो बैरियर्स हैं उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है? अब हम उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है कि जो भी एम्प्लॉइज़ हम चुन रहे हैं अदर कंट्री के अंदर भेजने के लिए, उसके अंदर हमें ये चीज़ देखनी इम्पोर्टेंट है कि वो उस माहौल में एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये सारा सिलेक्शन हमें बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, ठीक है? और जो प्री डिपार्चर है, उससे क्या है, यानी कि उनको भेजने से पहले वहाँ के कस्टम्स, कल्चर, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है, वो सारा कुछ हमें क्या है, उन्हें पहले से सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट ये है, जैसे कि हमारी मूवी थी राज़ी, राज़ी के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी, उनकी मैरिज से पहले आलिया भट्ट को किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी। वहाँ पे उनको वहाँ का कल्चर वगैरह सारा कुछ बताया गया था,
तो वो उनको पहले से ट्रेन किया गया था। इंसेंटिव एंड ग्रेजुएट्स फॉर बेटर पोजीशन विल मोटिवेट एम्प्लॉयज़ फॉर कल्चरल अडेप्शन। अब काफ़ी सारे ग्रेजुएट्स ऐसे होते हैं या फिर काफ़ी सारे अगर हम इनिशिएटिव्स उन्हें दे दें, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में या रिकॉग्निशन नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, तो वो लोग रेडी हो जाते हैं कि ठीक है हम दूसरी कंट्री में जाके काम कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयज हु रिटर्न टू देयर होम कंट्री आफ्टर वर्किंग इन अनदर नेशन फॉर सम टाइम टेंड टू सफर कल्चरल शॉक इन देयर ओन होमलैंड। अब काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो कि दूसरी कंट्री में वर्क करके आए होते हैं और उन्हें खुद की कंट्री में आके जो है कल्चरल शॉक लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का कल्चर वो क्या है, ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके होते हैं, ठीक है, वहाँ की यूनिकनेस वो ऑलरेडी क्या है, अडेप्ट कर चुके होते हैं। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एक्सपेट्रिएट्स टू रीएडजस्ट टू द सराउंडिंग ऑफ देयर होम कंट्री। अब एक्सपेट्रिएट्स क्या हैं, जो यहाँ से गए हैं दूसरी जगह पे दूसरी कंट्री में काम करने के लिए, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है दोबारा से अपनी ही कंट्री में एडजस्ट करना। हेंस ऑर्गेनाइजेशंस नीड repatriation policies and programs to help returning employees obtain suitable assignments and adjust to the new environment। इसी वजह से क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें ज़रूरत है कि वो रिपेट्रिएशन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को लेकर आएँ ताकि जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं वो इस नए इन्वायरमेंट के अंदर जो है एडजस्ट कर सकें। अब आप बोलोगे कि रिपेट्रिएशन का क्या मतलब है? रिपेट्रिएशन का मतलब है जो दूसरी कंट्री में हमारी कंट्री से गए हुए थे काम करने के लिए, अब वो जो वापस हमारी कंट्री में आ रहे हैं उन्हें हम कहते हैं रिपेट्रिएशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल कंटिजेंसी। अब कल्चरल कंटिजेंसी का क्या मतलब है, प्रोडक्टिव बिजनेस प्रैक्टिस फ्रॉम वन कंट्री कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू अनदर कंट्री। अब जो प्रोडक्टिव बिजनेस है, ठीक है, आप एक कंट्री से सीधा दूसरी कंट्री पे क्या है, ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। दिस reflects the idea of cultural contingency that the most productive practice for a particular nation will depend heavily on its culture, the social system, economic development, and employees' values in host country। वो क्या कह रहा है, इससे क्या होता है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो सफ़र करती है एक पर्टिकुलर नेशन की, उसकी कल्चर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी सोशल सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर उसके इफ़ेक्ट पड़ता है और एम्प्लॉयज़ की वैल्यू के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है जो कि होस्ट कंट्री के अंदर है। होस्ट कंट्री मैंने आपको क्या बताया था, होस्ट कंट्री का मतलब होता है जहाँ पे आपकी सारी फंक्शनिंग वर्क कर रही है। Hence, the expatriate managers must learn to operate effectively in a new environment with certain amount of flexibility। अब इसके अंदर जो हमारे एक्सपेक्ट्रिएट मैनेजर्स हैं, यानी कि जो यहाँ से वहाँ भेजे गए मैनेजर्स हैं, उनको क्या है, इफ़ेक्टिवली ऑपरेट करना चाहिए चीज़ों को नए इन्वायरमेंट के अंदर, और जो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हर चीज़ को अडेप्ट करने की। लेबर पॉलिसी, पर्सनल प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्शन मेथड्स नीड टू बी अडॉप्टेड टू अ डिफरेंट लेबर फोर्स। Organization structures and communication patterns need to be suitable for local operations। अब वो क्या कह रहे हैं, जो हमारी लेबर पॉलिसीज़ हैं, पर्सनल प्रैक्टिसेस हैं, प्रोडक्शन मेथड्स हैं, वो क्या है, सारा का सारा हमें अडॉप्ट करना है डिफरेंट लेबर फोर्स के साथ, ठीक है। डिफरेंट लेबर फोर्स क्यों होगी, क्योंकि हम यहाँ से तो सारे लेबर ले जा नहीं सकते दूसरी कंट्री के अंदर, तो हमें वहीं की लेबर्स को क्या है, हायर करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन पैटर्न नीड्स टू बी सूटेबल फॉर लोकल ऑपरेशंस। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, कम्युनिकेशन पैटर्न होगा, वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन की उससे क्या होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए कि वहाँ के लोग ईजिली उसके अंदर अडाप्ट कर सकें। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इंटीग्रेटिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है, वंस मैनेजर्स आर ऑन लोकेशन इन अ होस्ट कंट्री देयर अटेंशन नीड टू बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स इंटीग्रेटिंग द टेक्निकल अप्रोचेस विद द हेल्प विद द लोकल कल्चर्स इन्वॉल्व। वो क्या कह रहे हैं कि जो मैनेजर्स जो हैं होस्ट कंट्री के अंदर हैं, ठीक है, उन्हें ये भी अटेंशन देना होता है कि जो उनकी लोकल कल्चर है, ठीक है, वो इंटीग्रेट करे वहाँ की टेक्निकल अप्रोचेस के थ्रू। ऐसा ना हो कि आप दो कंट्री हैं, दोनों में क्या है, अलग अलग चीज़ें
मतलब एक की क्वालिटी बहुत हाई है और एक की क्वालिटी बहुत लो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनकी जो टेक्नोलॉजिकल अप्रोच है वो एक दूसरे के साथ क्या है, मिलती जुलती होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप मैकडोनल्ड्स देखते हो, ठीक है, तो मैकडोनल्ड्स आप ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी खा के देखो, उसका टेस्ट आपको क्या है, ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। ठीक है, वो क्या है, वो उन्होंने मैनेज किया हुआ है, दैट्स मैनेजमेंट इंटीग्रेटिंग रोल। ठीक है, वहाँ के मैनेजर्स ने जो उनकी टेक्नोलॉजिकल अप्रोच है उसको अडॉप्ट किया हुआ है ढंग से। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेटिंग एंड लीडिंग लोकल एम्प्लॉयज़। Some motivational tools may not suit the employees of all the nation, hence, appropriate motivational techniques need to be involved depending on the requirement of employees of that particular nation. अब सारे मोटिवेशनल टूल्स, ठीक है, जो भी आप मोटिवेशनल टूल्स यूज़ करते हो वो ज़रूरी नहीं कि ऑल ओवर नेशन वो वर्क करें। तो आपको क्या है, एक सूटेबल मोटिवेशनल टेक्निक जो है अडॉप्ट करनी पड़ती है। डिपेंड करता है कि वहाँ की नेशन कैसी है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसको अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ Similarly, communication problem may also arise between the expatriate managers and the employees of host country. अब communication problem भी arise होती है expatriate managers यानी कि जो यहाँ से managers गए हुए हैं और employees जो already उस country के अंदर employees work कर रहे हैं उनके बीच में। Hence, managers need to make adjustments in their communication suit to local culture. तो जो managers हैं उन्हें अपनी communication ऐसी रखनी पड़ती है कि वहाँ पे जो locally work कर रहे हैं लोग वो ईजिली क्या है, एडजस्ट कर सकें। इन लोकल कल्चर इज इग्नोर्ड। अगर हम लोकल कल्चर को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, रिजल्टिंग इम्बैलेंस इन द सोशल सिस्टम इंफ्लुएंस विद द प्रोडक्टिविटी। तो क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और जो सोशल सिस्टम है, ठीक है, उतनी अच्छी हमारी प्रोडक्टिविटी आ नहीं पाएगी, वहाँ के जो लोग हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेसन हमारा इतना ही था। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।